हमारा सफर प्राचीन यात्रियों फाहियान, मेगस्थनीज और हुएन त्सांग से आरंभ होता है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से आए इन खोजियों ने भारतीय उपमहाद्वीप के केंद्र तक जाने के लिए विस्तृत परिदृश्य, पर्वत, नदियों और मरुस्थलों को पार किया। उनकी यात्राओं ने भारत की आदिम संस्कृति के मूल को प्रकट करते हुए इतिहास में एक गहरी छाप छोड़ी। फाहियान, एक चीनी बौद्ध भिक्षु, 5वीं सदी के प्रारंभ में अपने अभियान पर निकले। उनकी बौद्ध ग्रंथों की खोज उन्हें भारत लाई, जहां उन्होंने पाटलिपुत्र और नालंदा के मठों में वर्षों शिक्षा प्राप्त की। उनके लिखे कार्य भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन के समृद्ध वर्णन करते हैं, बौद्ध धर्म के प्रयोग और इसके समाज पर प्रभाव की अंतर्दृष्टि देते हैं। मेगस्थनीज, एक ग्रीक इतिहासकार, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 4वीं शताब्दी ईपू में राजदूत थे। उनके कार्य इंडिका में दर्ज भारतीय समाज, शासन और संस्कृति की उनकी विस्तृत टिप्पणियों ने मौर्य साम्राज्य और प्राचीन भारतीय समाज को समझने के लिए अमूल्य संसाधनों के रूप में काम किया है। जीवंत शहरी जीवन, जटिल जाति व्यवस्था और उल्लेखनीय वनस्पतियों और जीवों के उनके वर्णन ने प्राचीन भारत की एक ज्वलंत तस्वीर चित्रित की है। एक अन्य चीनी बौद्ध भिक्षु हुएनसांग ने 7वीं सदी के दौरान भारत का दौरा किया था। भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य का उनका विस्तृत इतिहास गुप्त और हर्षकाल की एक व्यापक तस्वीर प्रदान करता है। वह भारतीय समाज की बौद्धिक शक्ति से बहुत प्रभावित थे और उनका लेखन भारत के शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक प्रथाओं और दार्शनिक बहसों पर एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इन प्राचीन यात्रियों के इतिहास भारत की प्रारंभिक सभ्यता का एक समृद्ध चित्रांकन प्रदान करते हैं। उनके वृत्तांत भारत के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक पहलुओं के बारे में हमारी समझ पर प्रकाश डालते रहते हैं। उन्होंने हमें एक खिड़की दिखाई जो आकर्षक है और भारत की रंगीन विरासत को दर्शाती है। फिर हम सिल्क रोड पर जाते हैं, जो भारत को विश्व से जोड़ता एक प्रमुख मार्ग है। यह प्राचीन व्यापारिक पथ जो 4000 मील लंबा है, माल और सांस्कृतिक विनिमय का जरिया बना, विश्व पटल पर अपनी गहरी छाप छोड़ते हुए। सिल्क रोड केवल व्यापारिक पथ नहीं था, यह सभ्यताओं का जोड़ था, ज्ञान और परंपराओं के आदान प्रदान का माध्यम। सोचिए, भारतीय कपड़ों से भरे कारवां की यात्रा जो व्यापारिक और सांस्कृतिक मिशन थी। उनके रंगीन वस्त्र, जटिल नमूने और उन्नत बुनाई विश्व के लिए अजूबा बने, जिन्होंने कपड़ा कला के मापदंड गढ़े। भारत से निर्यातित उत्कृष्ट कपड़े के अलावा सिल्क रोड ने मसाले भी लाए जो सोने के समान मूल्यवान थे। काली मिर्च, हल्दी, इलायची जैसे मसाले, जिनकी विशिष्ट स्वाद और औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध थी, ने एशिया, यूरोप और अफ्रीका के रसोई और दवाखानों में स्थान बनाया। परंतु संभवतः सिल्क रोड का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव आध्यात्मिक क्षेत्र पर था। भारत के हृदय में जन्मे बौद्ध धर्म ने इस व्यापार मार्ग पर अपना शांत संदेश फैलाया। भिक्षुओं, विद्वानों और तीर्थयात्रियों ने भारत से यात्रा की, अपने साथ बुद्ध की शिक्षाएं ली, रास्ते में मठों का निर्माण किया और शिक्षण केंद्र स्थापित किए। इससे चीन, कोरिया और जापान जैसे सुदूर स्थानों में बौद्ध धर्म का विकास हुआ। सिल्क रोड संक्षेप में संस्कृतियों का मिश्रण था। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अभिनव भावना का प्रमाण था। इस पथ ने विश्वव्यापी एकता तथा विभिन्न संस्कृतियों के प्रति समझ को और भी गहरा कर दिया। सिल्क रोड ने भारत को प्राचीन दुनिया में एक अग्रणी स्थान दिलाया। यह मार्ग भारतीय संस्कृति के साथ साथ नवीनता और आध्यात्मिक विचारों को दूर दूर तक पहुंचाता था। सिल्क रोड, जो कि भारतीय धरोहर का एक प्रतीक है, इसे संपूर्ण विश्व से जोड़ता था, वैश्विक सभ्यता का। हमारी यात्रा अब हमें वास्को द गामा जैसे यूरोपीय खोजकर्ताओं के आगमन से चिह्नित एक नए युग में ले जाती है। अपनी साहसी भावना और अदम्य जिज्ञासा के लिए प्रसिद्ध इस पुर्तगाली नाविक ने 15वीं शताब्दी के अंत में एक साहसी अभियान शुरू किया, जिसने इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। लिस्बन से रवाना होकर डगामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की तलाश में अटलांटिक और भारतीय महासागरों के खतरनाक पानी को पार किया।
उनके सफल अभियान ने न केवल यूरोप और एशिया के बीच एक सीधा समुद्री मार्ग खोला, बल्कि वैश्विक अन्वेषण और व्यापार के एक नए युग की शुरुआत भी की। मसालों से लेकर वस्त्रों तक वास्को द गामा की यात्रा ने वस्तुओं, विचारों और संस्कृतियों के जीवंत आदान प्रदान की सुविधा प्रदान की। इस संस्कृति के मिश्रण ने भारत की कला, खाना और परंपराओं पर गहरा असर डाला। इसने भारत में पुर्तगाली बस्तियों की नींव रखी, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ा। वास्को द गामा की खोज ने भारतीय इतिहास में नया अध्याय जोड़ा। हम जैसे जैसे समय में बढ़ते हैं, हम 15वीं और 16वीं सदी के महत्वपूर्ण युग में पहुंचते हैं। इस युग में भारत ने कला, साहित्य और विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करते हुए सांस्कृतिक पुनरुत्थान का अनुभव किया। इस अवधि में दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ, जो अपने वास्तुशिल्प चमत्कारों के लिए जाना जाता था, और उत्तर में मुगल साम्राज्य, जो अपने सांस्कृतिक मिश्रण और प्रशासनिक कौशल के लिए पहचाना जाता था। आइए इस युग की वैज्ञानिक सफलताओं का पता लगाएं। संगमग्राम के महान गणितज्ञ माधव ने अनंत श्रृंखला सन्निकटन और कई त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं प्रस्तुत की। उनके काम ने न्यूटन और लीबनिज से सदियों पहले कैलकुलस की नींव रखी थी। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में नीलकंठ सोमयाजी ने तंत्र संग्रह लिखा, जो ग्रहों की गति की समझ में क्रांति लाने वाले विषय पर एक प्रमुख ग्रंथ है। सौर मंडल के उनके सूर्य केंद्रित मॉडल ने प्रचलित भू केंद्रित मॉडल को चुनौती दी, जिससे वह अपने क्षेत्र में अग्रणी बन गए। कला की ओर मुड़ने पर यह काल भारतीय साहित्य और संगीत के लिए एक स्वर्ण युग था। स्थानीय भाषा में लिखी गई कबीर और तुलसीदास की कविताओं ने जनता के दिलों को छू लिया, जबकि शास्त्रीय संगीत परंपराओं ने ध्रुपद और कियाल का विकास हुआ। इस युग की वास्तुकला भी उतनी ही लुभावनी थी। विजयनगर साम्राज्य ने विरूपाक्ष मंदिर और विटाला मंदिर जैसी आश्चर्यजनक संरचनाएं छोड़ी। इस बीच मुगलों ने हुमायूं के मकबरे जैसे प्रतिष्ठित स्मारकों का निर्माण करते हुए फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण पेश किया। इन शताब्दियों में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन भी देखा गया। शुरू में पुर्तगाली, उसके बाद डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश। इसने भारत के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की, जिसने औपनिवेशिक युग की नींव रखी। 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान हुए इन घटनाक्रमों का भारतीय इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने इसकी सांस्कृतिक पहचान, वैज्ञानिक सोच और आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करने वाली सामाजिक राजनीतिक संरचनाओं को आकार दिया। ये सदियां भारत के इतिहास में एक क्रांतिकारी दौर थीं, जिसने इसके भविष्य को गढ़ा। अब हम ब्रिटिश राज के काल में जा रहे हैं। यह काल, जो 2 सदियों तक चला, भारत में बड़े सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव लाया, कुछ फायदेमंद तो कुछ विवादित। ब्रिटिश शासन, जो 18वीं सदी के मध्य में आरंभ हुआ, ने पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी का परिचय करवाया। यह दोधारी तलवार थी। एक ओर इससे पश्चिमी विचार और विज्ञान में पारंगत एक नए भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग का विकास हुआ। दूसरी ओर इसने एक सांस्कृतिक दरार पैदा कर दी, क्योंकि पश्चिमी तरीके से शिक्षित लोग अक्सर पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणालियों से अलग हो जाते थे। सामाजिक सुधारों के संदर्भ में ब्रिटिश काल में कुछ प्रतिगामी प्रथाओं का उन्मूलन देखा गया, जैसे सती, एक भयानक अनुष्ठान जहां विधवाओं को अपने पति की अंतिम संस्कार की चिता पर आत्मदाह करने के लिए मजबूर किया जाता था। अंग्रेजों ने विशाल भारतीय उपमहाद्वीप को पहले से अकल्पनीय तरीके से जोड़ने वाली कानूनी प्रणालियां और रेलवे, डाक सेवाओं और टेलीग्राफ लाइनों जैसे बुनियादी ढांचे के विकास की भी शुरुआत की। पर यह समझना जरूरी है कि ये बदलाव परोपकार के लिए नहीं थे। ये शासन की आसानी और आर्थिक लाभ के लिए थे। अंग्रेजों ने भारत से सारा धन छीन लिया, जिससे बार बार अकाल और आर्थिक मंदी आई। इस अवधि में पारंपरिक भारतीय उद्योगों का हाशिए पर जाना भी देखा गया, क्योंकि भारतीय बाजारों में ब्रिटिश वस्तुओं की बाढ़ आ गई। इसके अलावा अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, जिससे भारतीयों के बीच धार्मिक और सामाजिक विभाजन बढ़ गया।
इसका लंबे समय तक प्रभाव रहा, जिसकी परिणति 1947 में भारत और पाकिस्तान के दुखद विभाजन के रूप में हुई। इस दौर की चुनौतियों के बीच इसने भारतीयों में देशभक्ति की ज्वाला जलाई। ब्रिटिश राज में बोए गए विरोध के बीच स्वतंत्रता आंदोलन के मजबूत पेड़ बने। ब्रिटिश समय ने भारत पर गहरी छाप छोड़ी, जिससे वर्तमान भारत बना। अंत में हम भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष पर पहुंचते हैं। एक ऐसा समय जब किसी राष्ट्र की सामूहिक शक्ति ने बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे दूरदर्शी नेताओं के नेतृत्व में इन व्यक्तियों ने अनगिनत अन्य लोगों के साथ अहिंसा, एकता और सविनय अवज्ञा के सिद्धांतों के साथ स्वतंत्रता आंदोलन चलाया।